ये आकाशवाणी आदिलाबाद है। महात्मा गांधी, धर्मपाल और गुरुजी रविंद्र शर्मा की दृष्टि, वर्तमान संदर्भ। आइए सुनते हैं एक परिचर्चा भारतीय सभ्यता की विशिष्ट परंपराओं के बारे में। अध्ययन कर रहे शोध विद्वान श्री रूपेश पांडे से। उनसे बात कर रहे हैं सुमनस्पति रेड्डी। 5 भागों में प्रसारित हो रहे इस परिचर्चा का ये चौथा भाग है। तो आइए सुनते हैं परिचर्चा रूपेश पांडे से। महात्मा गांधी, धर्मपाल और गुरुजी रविंद्र शर्मा की दृष्टि, वर्तमान संदर्भ। रूपेश जी नमस्ते। नमस्कार। पिछले भाग में हम किस तरह की शिक्षा पद्धति होती थी, उसका चलन कैसे होता था प्राचीन भारत में, अंग्रेजों के आने के पहले तक, जब उन्होंने उसका विध्वंस किया उससे पहले तक किस तरह से वो चलती थी, इसके बारे में हमने कुछ बात की थी। वो तो रही शिक्षा की बात, पर हर तरह के शास्त्र में, जिनको हम वैज्ञानिक शास्त्र, विज्ञान कहते हैं, उस तरह के शास्त्रों से लेकर संगीत हो, शिल्प हो, काम शास्त्र हो, और फिर अनेक तरह के जो आध्यात्मिक धार्मिक शास्त्र हैं, न्याय के शास्त्र हैं, इन सब में जिस तरह का अध्ययन होता था और इन सब के अलग अलग विद्यालय होते थे या क्षेत्र होते थे और ये जोरों से चलता था, तो इस तरह का जो पूरा माहौल था, जिस तरह का बहुत ही निरा बौद्धिक वातावरण हुआ करता था, उसकी समझ आज साधारण मानव को ही नहीं, पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं है। तो क्या कुछ हमको उसकी समझ या उसकी अनुभूति आप दे सकते हैं क्या? देखिए, ये तो बहुत माने जो चीज़ें समाज में उपलब्ध है, दिखाई देती हैं सामने से, वो भी शायद हम नहीं देख पाते हैं। ये मुझे लगता है कि ये जो हमारी जो बचा हुआ है उसको भी, हाँ, अभी भी बहुत बचा हुआ है। जैसे मान लीजिए धनुर्विद्या है, मान लीजिए ये विद्या है वो। अब धनुर्विद्या हम आदिवासी क्षेत्रों में तो आज भी दिखता ही है ना कि धनुर्विद्या उनको आती है। संताल क्षेत्र में, परगन, और इधर जो है झारखंड के क्षेत्र में, ये अपना छत्तीसगढ़ के इलाके में या आदिलाबाद के इलाकों में भी, जहाँ भी उस प्रकार के लोग हैं, तो वो धनुर्विद्या तो उनको साधारण सामान्यतः वो सीख ही लेते हैं, अपने आसपास के वातावरण में ही पल बढ़ करके सीख लेते हैं। लेकिन अब उस विद्या के बारे में भी एक ये रहा है, एक धारणा सी बन गई है कि ये राजाओं की विद्या रही है, क्षत्रियों की विद्या रही है। तो ये जो धारणा बनी है, दरअसल ये जो हमारा स्कूलिंग प्रोसेस है, इसकी वजह से बनी है। हमारी ये जो बाउंड्री, आधुनिक हाँ, ये जो मॉडर्न स्कूलिंग प्रोसेस है, इसने कुछ ऐसी धारणाएं बना दी हैं। इसके अंदर जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के कारण जो कुछ इस प्रकार की धारणा बना दी गई है कि ये पढ़ाई इस जाति का है, ये पढ़ाई इस जाति का है, ये पढ़ाई इस काम, माने ये टेक्नोलॉजी है, सबके पास कोई न कोई टेक्नोलॉजी है। आज आईआईटी करने के बाद या पॉलिटेक्निक करने के बाद तब जा करके एक लड़का थोड़ा सा अपने को कहीं टेक्नोलॉजी में सिद्धस्त पाता है। हाँ, वो भी प्रैक्टिकल कितना कर पाता है मालूम हाँ, नहीं। उनमें से बहुत से लोगों को, मतलब अपने हाथ से काम करने से तो बहुत से लोग नहीं आ पाते हैं जी। लेकिन आप एक लकड़ी की तकनीक के साथ काम करने वाले को, लोहे की तकनीक के साथ काम करने वाले को, तांबे की तकनीक के साथ काम करने वाले को, या कपड़े पे जो टेक्नोलॉजी है, तो वो बिल्कुल सहज ढंग से लोग सीखा करते थे अपने घरों में। यही तो स्कूलिंग है ना। ये स्कूलिंग को हम कैसे बांटेंगे कि नहीं नहीं, ये जो है शिक्षा जो है ब्राह्मणों के लिए रहा है, उच्च वर्ग के लिए रहा है, ये सब उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, और ये पढ़ाई ऐसा और वैसा, तो ये तो आज भी हमारे यहाँ मौजूद है। अब हम उसको कानून बना बना करके खत्म करते चले जा रहे हैं। आज अगर हमारे बच्चे अपने घर में कपड़ा बुनता हुआ सीख लें या कपड़ा बुनने का काम करें, उनको साहब कहा जाएगा कि वो तो बाल श्रम है। कैसे हो जाता है ये सब? कोई जबरदस्ती उनसे कोई श्रम करा रहा है क्या? ऐसा तो नहीं है। ये स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ही हम क्यों शिक्षित मान लेते हैं? वो एक टेक्नोलॉजी सीख रहा है जी, वो उसके जीवन में काम आने वाली चीज है जी। और टेक्नोलॉजी के साथ साथ वो उसकी अपनी सभ्यता की एक जो समझ है वो भी आ रही है, एक उसके साथ उसका कल्चर भी सीख रहा है। ये तो खैर जातिगत पेशों के साथ उनमें जो विज्ञान होता है उनकी बात ये शिल्प शास्त्र, देखिए क्या है कि जैसा रविंद्र शर्मा गुरुजी कहते थे, हम आदिलाबाद के लोग तो जानते ही हैं कि 2 प्रकार की पढ़ाइयाँ हैं, एक साधन की पढ़ाइयाँ है, एक साधना की पढ़ाइयाँ है। किसी भी पढ़ाई में किसी को जाने की मनाही नहीं है, कोई किसी भी पढ़ाई को कर सकता है। लेकिन अब साधन की पढ़ाई जो है वो उससे आपका जीवन चलता है, यानी आपकी रोजी रोटी चलती है, आपका परिवार चलता है। साधना की पढ़ाइयाँ जो है वो जब आप पढ़ते हैं, उसमें समय लगाते हैं, तो उसमें से आप लोगों का मानस बनाने का काम करते हैं।
जैसे शिल्प शास्त्र है, संगीत है, कला है, ये सब साधना की पढ़ाइयाँ हैं या शास्त्रों की और दूसरी पढ़ाइयाँ जो है। यानी कि एक समाज के हैं आप या इस जाति के हैं, इसलिए आपको इस पेशे में होना ही चाहिए, ये उस तरह का बंधन नहीं था जिस तरह से समझा जाता है। ऐसा कोई बंधन नहीं था, लेकिन लोग तो जिसमें सहजता होती है वही काम करते हैं। हाँ। तो हमारे घर में जो वातावरण मौजूद है हम वही करेंगे, उसी प्रकार का। लेकिन उसमें से भी लोग शास्त्रों की पढ़ाई में चले जाते थे, अपने काम को करते हुए भी उसी काम के दूसरे प्रकार के शास्त्र भी बनाए, तभी तो नए नए शास्त्र बने हैं ना। ये कोई अलग से शास्त्र बनाने वाले नहीं आए हैं, उसी विद्या में से निकल करके लोगों ने शास्त्र बनाए हैं उसके। तो ऐसा नहीं है कि दूसरी पढ़ाइयाँ आप नहीं कर सकते या आप जिस जाति में पैदा हुए हैं आप उसी जाति का काम करेंगे, ऐसा कोई भी बंधन कभी नहीं रहा है। आपने बनारस की बात की। बनारस जिस तरह हर तरह की शिक्षा का और शास्त्रार्थ का केंद्र था, या नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, तो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर पूरा बौद्धिक वर्ग बड़ी संख्या में होता था और बड़े जोरों के साथ अध्ययन होते थे, शास्त्र बनाए जाते थे, लिखे जाते थे, तो इनमें क्या होता था? इनकी समझ या इनका ज्ञान फिर फैलते हुए ग्रामीण स्तर तक, साधारण मनुष्य तक किस तरह पहुंचता था उस समाज में? देखिए, ये तो जैसे जो कुछ बड़े केंद्र थे, आप काशी कह लीजिए या नालंदा वगैरह, जिस तरह के आज के रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, ये बेसिकली एक शोध केंद्र के तौर पे होते थे और बड़े शास्त्रों का, बड़े ग्रंथों के निर्माण के केंद्र ये थे, जहाँ परिभाषाएं बनाई जाती थी, सिद्धांत बनाए जाते थे, या कुछ चर्चाएं उस प्रकार की होती थी, लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे हो उस पर बहस होती थी और उसके लिए कुछ जो भी फार्मूले तय होते थे, इस प्रकार के केंद्र थे। तो ये जो केंद्र थे, इन्होंने बड़े जो काम दर्शन निकले हैं, जो शास्त्र निकले हैं, वो इन केंद्रों से ही निकले हैं। इनका तो मुख्य काम ये था कि समाज में, चाहे वो गणित के क्षेत्र में काम हो, चाहे भौगोलिक क्षेत्र का काम हो, चाहे किसी भी प्रकार का संगीत का काम हो, शिल्प का काम, इन सभी दिशाओं में सिद्धांत क्या होगा, वो सिद्धांत बनाने का काम इन स्थानों से ज़्यादा हुआ है। तो ये एक प्रकार से आप इनको कह सकते हैं कि जो साधना की विद्याएं हैं, ये सारे केंद्र साधना की विद्याओं के बड़े केंद्र रहे। और ये सब जगह, अब जैसे बनारस है, मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा क्षेत्र होगा, चाहे किसी भी भाषा को, आज पता नहीं कैसे ये भाषा का सवाल खड़ा करके ये सब चलता है, मुझे मालूम नहीं उसका, लेकिन बनारस में तो हर भाषा भाषी क्षेत्र के लोग रहे हैं। हाँ, आदिकाल से ही। हाँ, तो वो, और वहाँ उनकी तीर्थ क्षेत्र है, तो तीर्थ के कारण से लोग आ रहे हैं, अपने अपने विद्वानों के साथ बैठ करके अपनी चर्चा कर रहे हैं और उनकी समस्याओं का जो भी समाधान प्रस्तुत हो रहा है, निकलता है, वो वहाँ से लेके जाते हैं। तो इस प्रकार से जो भी सिद्धांत है वो समाज में धीरे धीरे फैलता रहता है। तो काशी में आकर या बनारस आकर जो भी शास्त्रार्थ होता था वो मुख्यतः शायद संस्कृत में होता था, या शायद प्राकृत में भी शायद हुआ करता था। हाँ, समय काल में जैसी भाषा है। जी। तो विविध प्रांतों से जो आते थे वहाँ, या तो विद्या के लिए, पढ़ने के लिए, या शास्त्रार्थ के लिए, जो पंडित दूर दूर से आते थे, तो फिर वो अपने इलाके में जाते थे, उस शास्त्र को वो संस्कृत के अलावा अपनी भाषाएं, जो भी अपनी उस प्रांत की भाषा हो, या तो वो प्राकृत हो या जिस तरह की भाषाएं आजकल हैं, उनमें फिर उनको लिखकर, तर्जुमा करके धीरे 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 वो सबसे निचले स्तर तक वो विज्ञान या उसकी समझ जितनी जरूरी है उतनी वो पहुंच जाती थी। बिल्कुल सही बात। और देखिए, एक चीज और मैं इसमें कहूँ, भाषा बड़ी विचित्र चीज है। भाषा का संबंध गति से भी है। आजकल क्या है कि हमारी गति जरा बढ़ गई है, हमको लगता है कि जो कुछ है वो तुरंत हो जाना चाहिए। पहले स्थिरता थोड़ी कम है, वो भाव नहीं रहा लोगों में। पहले लोगों में जरा स्थिरता का भाव ज्यादा था, गति कम थी, सीखने और समझने और उसको विस्तार देने में थोड़ा समय लेते थे लोग, ठीक से जरा सीख लें। और भाषा का तो मैं तो कभी कभी कहता हूँ, आप पदयात्रा कर ले, कोई हिंदुस्तान में एक इलाके से शुरू करे, दूसरे इलाके से चला जाए। हमारे यहाँ एक कहावत चलती है कि कोस कोस पे पानी बदले, 4 कोस पे बानी। यानी आप 1 कोस आगे जाएंगे तो आपका पानी बदल जाएगा, और 4 कोस आगे जाएंगे तो आपकी वाणी बदल जाएगी, भाषा बदल जाएगी। तो मुझे लगता है कि आप दक्षिण से शुरू करिए, तमिलनाडु से निकलिए और आंध्रा और तेलंगाना होते हुए विदर्भ के इलाके से प्रवेश करिए, और फिर छत्तीसगढ़ से होते हुए और उड़ीसा होते हुए, बंगाल से होते हुए बिहार में आइए, या आसाम में घूम करके फिर उधर से बंगाल के दूसरे इलाके से भी बिहार में आइए, फिर उत्तर प्रदेश में आइए, फिर पंजाब में जाइए, फिर हिमाचल में जाइए, कश्मीर। आप पदयात्रा कर डालिए, जितना समय लगेगा उतने समय में कम से कम 10-12 भाषाओं के आप ज्ञाता हो जाएंगे। जी। उसके अलावा एक ही भाषा का प्रांत तो कोई शायद है ही नहीं, शायद, मतलब जिस तरह से भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए हैं देश में, अब ये सब तो पॉलिटिकल मैपिंग है। हाँ, तो पर उसके अनुरूप नहीं है वहाँ पर भाषा का प्रचलन, होता नहीं है वैसा। कम से कम भारत में तो ऐसा नहीं रहता है, क्योंकि भारतीय समाज की यह प्रकृति नहीं है। भारतीय समाज की यह प्रकृति नहीं है कि वो केवल भाषा
के आधार पर अपने को संचालित करे। उसकी तो प्रकृति सांस्कृतिक रूप से अपने को संचालित करने की है। उस संस्कृति में एक ही क्षेत्र में बहुत प्रकार की भाषाएं हो जाती हैं, बहुत प्रकार की बोलियां हो जाती हैं। जी। तेलंगाना में भी बहुत प्रकार की तेलुगु बोली जाती होगी, हाँ, उसके अलावा दूसरी भाषाएं भी बोली जाती हैं। जी। तो इसलिए वो भाषा का सवाल तो कभी कोई बड़ा सवाल रहा ही नहीं। जब मुसलमानों का यहाँ आना हुआ और बाहर से वो राज्य स्थापित करने या लूटमार करने आए, उसके बाद मुगलों का राज्य जब चला और वो भी भारत के अभिन्न अंग बन गए, इसमें शामिल हो गए, उस दौरान इस बौद्धिक वातावरण में किस तरह का परिवर्तन आया? क्या बहुत से पुराने शास्त्र जिस तरह से सीखे जाते थे, पढ़े जाते थे, जिस तरह से उनका प्रचलन होता था, उस प्रक्रिया में क्या बहुत से विघ्न आ गए या नहीं? नहीं, देखिए, उस दौर में समाज में बहुत आपाधापी हो, युद्ध का समय हो, आक्रमण का समय हो, तो निश्चित रूप से वो केवल मुगलों के समय में नहीं, ऐसा हमेशा ही होता है। जब आपाधापी का समय होता है, जब युद्ध का समय होता है, तो विघ्न तो आता ही है। खास करके बौद्धिक कामों में तो बहुत विघ्न आता है। हालांकि उस समय बौद्धिक कामों की जरूरत भी बहुत रहती है ताकि समाज को बचा करके, उसका मानस बचा करके रखा जाए। जी। लेकिन दोनों ही चीजें हैं, विघ्न भी आता है और नए प्रकार के बौद्धिक चिंतन भी निकलते हैं। लेकिन कुछ जो शास्त्रों के सिद्धांतों के गढ़ने का काम, बनाने का काम, ये तो बाधित होता ही है। और अगर एक बिल्कुल एकदम नई प्रकार की कोई संस्कृति आ रही है, नए प्रकार के लोग बिल्कुल आपके बीच में आकर के आपके ऊपर आधिपत्य कर ले, तो उसमें दिक्कत और ज्यादा बढ़ जाती है। वही कुछ नई चीजें भी आती हैं, बिल्कुल आएंगी। जैसे टेक्नोलॉजी आती है तो उसके साथ उसकी संस्कृति आती है, तो भाषा आएगी, कोई एक नई भाषा आ गई। तो अब फारसी और अरबी जब आ गई है भारत में, तो फारसी और अरबी का जो डायलॉग्स था वो हिंदी में, माने पाली में, प्राकृत में, संस्कृत में आ गया वो सब। अब वो अच्छा है बुरा है वो तो एक अलग ऑब्जर्वेशन है, उसको अलग तरीके से विश्लेषण किया जा सकता है कि अच्छा है, लेकिन उसका प्रभाव तो होगा। और वो प्रभाव तो बहुत सारे ग्रंथों में देखने को मिलता है। जो संस्कृत के ग्रंथ है, रामचरितमानस में तक तमाम जगह इस्तेमाल हुए शब्द हैं जो कि उर्दू के शब्द हैं, फारसी अरबी के शब्द हैं। तो इसलिए भाषा का तो प्रभाव है और भाषा के साथ संस्कृति का प्रभाव रहेगा। तो निश्चित रूप से ये है कि वो जो पीरियड था मुगल आक्रमण का और मुगल शासन का, उसमें विशुद्ध भारतीय बौद्धिक चिंतन प्रभावित हुआ है और उस पर अरबी इस्लामी प्रभाव बढ़ा है और उसका असर समाज में भी दिखाई देता है। ये तो रहा है। और ये अंग्रेजों के आने के बाद वो डाइवर्ट हो गया। अब उस पर क्रिश्चियनिटी हावी हो गई और उस पर जो है फिर अंग्रेजी भी, अब अंग्रेजी आ गई, भाषा बदल गई, तो उसकी संस्कृति बदल गई। तो ये परिवर्तन तो रहा है। तो ये जो पीछे का 700 साल 800 साल का समय है, इसमें इतना जरूर कह सकते हैं, जिसको गुरुजी रविंद्र शर्मा अक्सर कहते थे कि वो जो कश्मीर का राजा था सोमेश्वर देव तृतीय, उसकी जो किताब है वो भारतीय सभ्यता की आखिरी किताब है। लेकिन वो सब कहते थे कि ये सभ्यता की आखिरी पुस्तक है। खैर, फिर भी अगर मुड़कर देखा जाए तो मुगलों के आने से पहले भी भारत में ऐसा तो नहीं कह सकते कि एक ही तरह का, एक ही किताब का अनुसरण करने वाला या एक ही प्रथा या एक ही सिद्धांत का अनुसरण करने वाला धार्मिक वातावरण तो नहीं था। उसमें भी बहुत से धार्मिक धाराएं थी। ये सब चीजें समाज पे डिपेंड करती हैं और समाज देखिए अपने तरीके से चलता है। नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें बहुत विविधता थी। ये तो नहीं है कि एक ही किताब के अनुसरण करने वाले, जैसे जिस तरह की कि आप अगर इस्लाम की बात करेंगे या ईसाई धर्म की बात करेंगे, उस तरह का वातावरण तो था ही नहीं। तो जिस भारतीयता की हम बात करते हैं, जब उसमें इतनी विविधता थी, तो इन आक्रमणों का जो भी प्रभाव रहा हो, इनसे भी कुछ तो भारतीयता में नया पहुंचा है, उसमें संवर्धन हुआ है कुछ तो। अब मैंने कहा ना, उसका विश्लेषण करने की जरूरत है कि संवर्धन हुआ, हानि हुआ, वो तो अलग विषय है। लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। हमारे पास 10 दर्शन से एक और आ गया, इस्लामी दर्शन आ गया। इतनी विविधता हमारे यहाँ रही है कि उसको एक्सेप्ट कर लिया। भगवान बुद्ध का पूरा दर्शन जो है वो उसके विरुद्ध था, सनातन के विरुद्ध था, लेकिन सनातनियों ने ही उनको बुद्ध को अवतार मान लिया, बात खत्म हो गई। तो जैसे हमारे 4 अवतार हैं तो वैसे ये 5वें अवतार जी। तो इसलिए भारत में ये जो विविधता है, ये बड़ी जबरदस्त चीज को समझना, इसको ये हम समझते नहीं, क्योंकि ये विविधता है, ये आपको चीजों को एक्सेप्टेंस में भी लाती है कि आप उसको स्वीकार कर लेते हैं और उसके हिसाब से कुछ अपने को ढाल लेते हैं, कुछ उसको अपने हिसाब से ढाल लेते हैं। ठीक भाई, ये भी एक है। जैसे होता है ना, घर में एक आदमी है नहीं कुछ कर रहा, वो भी पल लेता है, या कोई बाहर से आया हुआ आदमी, उसको भी ये भी चल जाएगा, बस उतनी सी बात है। तो भारतीय समाज में इस प्रकार से चीजों को अपने में ढाल लेने की, कुछ उसमें ढल जाने की, ये एक ताकत है। इसलिए अच्छा, भारतीय समाज कभी किसी एक किताब से तो चला नहीं है जी। कभी कोई एक किताब नहीं रही है, कोई एक दर्शन नहीं रहा है, विविध प्रकार के दर्शन है, तो और अनेकों प्रकार के सिद्धांत, सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन है वो भारतीय।
तो वैसे ही एक इस्लामी दर्शन भी आ गया, उसको भी मान लिया कि ये भारतीय बना दिया उसको। जब आप भारतीय कहते हैं तो क्या उसका कोई भौगोलिक सीमाओं के अंदर की बात कर रहे हैं आप, क्या नहीं, कह वो रहे हैं? भौगोलिक सीमाओं की बात नहीं है। भारतीय होना, भारतीय होना यानी सभ्यतागत बात है। वो सभ्यतागत दृष्टि से भारतीय होने की बात है, भौगोलिक सीमाओं की पर बात जब नहीं है। जब उसमें भी एक रूपता नहीं है तो फिर किसको कहेंगे इस हम? सभ्यतागत दृष्टि से एक रूपता है, सांस्कृतिक विविधता है, लेकिन सभ्यतागत दृष्टि से एक रूपता है कि हमको, तो वो इसीलिए जैसे कल, उसकी परिभाषा आप कैसे देंगे? हाँ, उसकी जैसे एक कल मैंने एक बात हम लोगों ने चर्चा में किया था, तो उसमें एक बात निकल के आई कि पुरोहित, तो पुरोहित सब जगह होता है, कोई ऐसा नहीं कि किसी एक संस्कृति में है। बंगाली संस्कृति में है, मराठी संस्कृति में नहीं, ऐसा हाँ, नहीं है। या फिर एक जाति में ही एक जाति, नहीं, ऐसा नहीं है। अनेक जातियों में हाँ, अनेक तरह वो- के पुरोहित, ये सभ्यतागत बात है, ये सभ्यतागत दृष्टि है और ये सभ्यतागत समझ है कि भारत की। पौरोहित्य वर्ग मतलब इस होना प्रकार चाहिए। के जो विविध प्रकार के संस्थाएं हैं समाज में, वो संस्थाएं ही भारतीय सभ्यता को आगे बढ़ाती हैं, और वही सभ्यतागत विमर्श है। हाँ। और जिसको मैं ये मानता हूं कि गांधी जी इस विमर्श को आगे बढ़ा रहे थे, बढ़ा रहे थे। बिल्कुल बढ़ा रहे थे। और इसीलिए वो बार बार जो पश्चिम की, जिसको मैं, रविंद्र शर्मा गुरु जी कहते हैं कि आधुनिकता, जिसको गांधी जी शैतानी सभ्यता कहते हैं, जिसको गांधी जी पश्चिमी और शैतानी सभ्यता कहते हैं, वो कुछ और नहीं, ये आधुनिकता है। ठीक है, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। लेकिन एक दूसरा सवाल भी शायद पूछा जा सकता है आपसे, पर गांधी जी खुद बहुत सी भारतीय सभ्यता की, या जिस तरह से भारतीय समाज था उसकी बुराइयों के बारे में, उसमें जो कमियां हैं, खामियां हैं, उनकी बहुत जोरदार आलोचना भी करते थे। बुराई तो देखिए क्या है कि 150 सालों में बहुत सारी बुराइयां आ जाती हैं। पिछले 100-200 सालों में, 500 सालों में जो बुराइयां आ गई, तो गांधी जी ने कहा भाई ये इस प्रकार की बुराइयां हमारी अपने लिए ठीक नहीं है, और इसको हमने कहीं किसी तरीके से स्वीकार कर लिया, तो इसको ठीक कर लेना चाहिए। जैसे छुआछूत, छुआछूत की बुराई को उन्होंने इसीलिए कहा कि भाई ये तो हमारे यहाँ कभी रहा नहीं है, इसको क्यों मान लेते हो। हाँ, तो आपको क्या लगता है गांधी जी ने क्या कहा, या आपको क्या लगता है कि कब से छुआछूत भाई शुरू मेरा हुआ? मानना है, देखिए ये कुछ नई जातियां जब बनी हैं उसके बाद ये छुआछूत की बात ज्यादा चली है। और छुआछूत हमारे यहाँ शायद किस समय? इस्लामी समय में ही ज्यादा रहा है, क्योंकि उससे ये जो चतुर्वर्ण की जो व्यवस्था है, उसमें छुआछूत का कहीं ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, इसकी कोई भावना नहीं है। यानी कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, तो कोई बड़ा काम कर रहा है, कोई छोटा काम कर रहा है, इसमें ऐसी कोई भावना नहीं है। या इसमें से कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, ऐसी कोई भावना नहीं है। अगर ऐसी कोई भावना होती कि शूद्र छोटा है, तो हमारे यहाँ तो ऐसे जातियां जो, जिनको रीडिफाइन करके जाति बनाई है अंग्रेजों ने अपने सर्वे के बाद, 1900 के बाद, तो वो जातियां जिनको वो शूद्र कहते हैं या दलित कह रहे हैं, या उन तमाम जातियों के लोग राजा हुए हैं। वो तमाम जातियों के लोग बड़े बड़े वो योद्धा हुए हैं, बड़े पंडित भी हुए हैं, बड़े दूसरे प्रकार के संगीत में, शिल्प में तो तमाम विद्वान हुए हैं उन लोगों के। तो ये कैसे हो जाता? इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ की इस प्रकार का जो ये वर्ण व्यवस्था, इसमें कोई ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, ये नहीं है। ये तो बहुत स्पष्ट था, इसमें तो बहुत क्लियरिटी थी। पर आज की समझ तो उस तरह से नहीं है। मैं फिर वही कहूंगा जी, जी। कि ये समझ हमारी स्कूलिंग की है। नहीं, स्कूलिंग की क्यों, समाज के अंदर भी है। समाज भी तो ऐसे निकला। ये देखिए 150-200 सालों में आपने, हमने सब मिलकर के बहुत मेहनत से समाज को इतना गड्ढे में पहुंचाया है। अब जिस तरह से पिछले 300-400 सालों में पाश्चात्य में हर तरह के बौद्धिक क्षेत्र में, मुख्यतः विज्ञान के क्षेत्र में, जिस तरह की प्रगति हुई है, विस्तार हुआ है, फैलाव हुआ है, और उसका वेग, जो उसकी जो स्पीड या गति कहेंगे, वो धीरे धीरे इतनी तेज़ी उसने पकड़ ली है, अब तो समझ में नहीं आता कि किस विज्ञान शास्त्र में कितनी तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। जिस तरह के परिवर्तन के लिए, जिस तरह के नए आयामों को खोजने के लिए इससे पहले कभी 100 साल लग जाते थे, कभी 25-30 साल लग जाते थे, या 10 साल लग जाते थे, आजकल तो लगता है कि हर साल ही उतनी तेज़ी से उसका बढ़ाव हो रहा है। तो ऐसे संदर्भ में हम गुजरे हुए जो नहीं रहे उस तरह के प्राचीन भारतीय शास्त्रों की बात करें या कहें, या फिर उनसे स्फूर्ति लेने की, उनकी समझ से कुछ नया काम करने की बात करें, तो वो सब कैसे होगा? देखिए मुझे तो इसमें केवल 2-3 चीज़ें लगती हैं, और वो ये है कि एक तो ऐसा लगता है कि तकनीकी परिवर्तन को लोगों ने वैज्ञानिक परिवर्तन मान लिया है। वैज्ञानिक सिद्धांतों में परिवर्तन एक अलग काम है, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन बिल्कुल दूसरा काम है। तकनीकी परिवर्तन के आधार पर या तकनीकी विकास के कारण से आ रहे नए नए उत्पादों को ही हमने वैज्ञानिक विकास मान लिया है। कि कल हमारे पास लैंडलाइन था, आज हमारे पास मोबाइल है, कल हमारे पास 1 कैमरे वाला था, आज हमारे पास 12 कैमरे वाला फ़ोन आ गया है, तो हमने इसी को ही वैज्ञानिक विकास में, ये तकनीकी विकास है।
तकनीकी विकास और वैज्ञानिक विकास दोनों में बहुत जबरदस्त फर्क है जो हम नहीं समझ पाते हैं। वैज्ञानिक विकास कभी भी आपको यंत्रणा नहीं दे सकता है, प्रताड़ना नहीं दे सकता है। इसलिए हमारे समाज में कला के साथ साथ विज्ञान का होना भी अनिवार्य था। इसलिए हमारे यहाँ हर काम को वैज्ञानिक उससे बहुत सोच समझ के किया गया था कि ये काम मनुष्य और प्रकृति को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है ना। नहीं, ये तो सही है कि तो जिस तरह से वैसे ही आज भी मैं ऐसा मानता हूँ या मुझे ऐसा दिखता है अपने अध्ययन से कि वैज्ञानिक विकास में आज भी मनुष्य के लिए और प्रकृति के लिए कोई नुकसान करने वाली चीज नहीं है, लेकिन तकनीकी विकास में है, क्योंकि तकनीकी विकास बाजार ओरिएंटेड है। आप जो कह रहे हैं वो तो सही है, पर जिस तरह की परिभाषा आप विज्ञान और तकनीक के बारे में आधुनिक काल में या पिछले 3-4 सालों में जो हुआ उसके बारे में, इस तरह की परिभाषा को शायद पूरी तरह से उस तरह से लादा नहीं जा सकता, क्योंकि ये सही है कि तकनीकी प्रगति की वजह से जिस तरह के साधन बढ़े हैं, जिस तरह से जीवन शैली में परिवर्तन आ रहा है, जिस तरह का शोषण हुआ, जिस तरह के युद्ध हुए हैं, ये सब तो है, ये तो मानते ही हैं। पर इसके साथ साथ विज्ञान, जैसे पदार्थ विज्ञान समझिए, भौगोलिक विज्ञान समझिए, जो भी है, इन सब में बहुत ही ज़्यादा ज्ञान बढ़ा है। उनका इस्तेमाल जिस तरह से समाज की समृद्धि के लिए, समाज की भलाई के लिए ही यंत्रणा ना दे, उस तरह से तो नहीं हुआ उनका उपयोग। पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि किसी भी तरह से ज्ञान नहीं बढ़ा है। नहीं, हम वो नहीं कह रहे हैं कि ज्ञान नहीं बढ़ा है। पदार्थ विज्ञान की बात करें अगर मान लीजिए, तो हमको पेट्रोलियम का ज्ञान बढ़ा है, लेकिन पेट्रोलियम का उपयोग क्या करना है ये हमने नहीं जाना। हाँ, वो तो सही है। तो अब हम पेट्रोलियम का जिस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें तो पर्यावरण का ही नुकसान होना है, उसका तो कोई दूसरा साइड इफेक्ट होना, माने उसका तो एक ही परिणाम है कि हमको अपनी प्रकृति को खोना पड़ेगा। अब अगर हम इस कीमत पर पेट्रोलियम के उत्पादों का प्रयोग करने के लिए तैयार हैं, तो हम इसको मान लें कि हमारी प्रगति। तो हमको अपनी प्रगति के लिए कीमत क्या चुकानी पड़ रही है ये हमको देखना पड़ेगा, वो हम अभी नहीं सोच रहे हैं। हाँ, इस तरह की समझ जो है या इस तरह से उसके बारे में बात करना, ये काम पाश्चात्य जगत में भी बहुत जोरों से हो रहा है। यानी कि हमसे ज़्यादा जोर से और ज़्यादा निबद्धता से वहाँ उसकी बात कह रहे हैं लोग, पर फर्क नहीं आ रहा है, वो बात अलग है। नहीं, ऐसा हम लोगों को दिखता है कि ज़्यादा जोरों से बात हो रही है। इसको अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें कि जो बात हो रही है आज के संदर्भ में, हाँ, मैं आज ही के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, उसके तुलनात्मक दृष्टि से देखें कि ये बात जो हो रही है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसकी तुलना में मार्केट फोर्सेस का पावर कितना ज़्यादा है। हाँ, वो तो है। तो मार्केट फोर्सेस का पावर कोई 1000 गुना 10,000 गुना पावरफुल है वो। और हम जो है बहुत, माने यूरोप में भी अमेरिका में भी कितने लोग बात कर रहे हैं, बात करने वालों की संख्या बहुत सीमित है अभी भी वहाँ पे। हमसे तो ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा है, लेकिन अभी भी मार्केट फोर्स तो बहुत पावरफुल हो गया है। तो फिर जब ये तंत्र, मार्केट फोर्सेस का तंत्र इतना हावी हो गया है, और फिर उनसे किस तरह छुटकारा पाया जाए वो तो छोड़िए, उनका सामना किस तरह से किया जाए या कम से कम उनसे बचाव किस तरह किया जाए, नहीं उसका तो मुश्किल है दौर। नहीं, तो इस बारे में आपको क्या लगता है, जब आप इतना जोर देकर या इतनी भावना के साथ हमारे पुरानी जीवन शैली की, भारतीय सभ्यता की बात करते हैं, तो फिर हम कहीं अगर मान लीजिए गलती से हम कहीं एक रास्ते पे चले गए हैं या कहीं हम किसी अंधी गुफा में फंस गए, तो हमको तो निकलना पड़ेगा। अब वो निकलने के रास्ते सबको ढूंढना है, हम ही तो अकेले नहीं, कोई एक आदमी या कोई एक समाज नहीं ढूंढ सकता है, सबको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय समाज के पास अभी अपना बहुत कुछ बचा हुआ है। इसलिए वो अगर भारतीय समाज, उसके विद्वान, उसके शास्त्रज्ञ अगर अपना कोई रास्ता ढूंढने का तरीका, माने रास्ता ढूंढने का संकल्प लेते हैं, उस पर चलते हैं, तो वो दुनिया के लिए रास्ता ढूंढ पाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। जी, इस भाग को यहीं समाप्त करते हैं। अगले भाग में अभी आपने जिस चीज की अपने प्रस्ताव कहा, वो प्रस्तावना तो तेलुगु में अलग, जिस बारे में अभी आप बोल रहे थे कि हमारी अपनी सभ्यता की असली चीजें जो बची हैं और जिनको बचाना बहुत जरूरी है, आज के संदर्भ में तो और भी जरूरी है, वो काम कैसे किया जा सकता है, किस किस तरह से हो सकता है, और सभी की रुचि उसमें आए, इसके लिए क्या किया जाए, इसके बारे में हम अगले भाग में बात करेंगे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे श्री रूपेश पांडे से परिचर्चा का चौथा भाग है। महात्मा गांधी, धर्मपाल और गुरुजी रविंद्र शर्मा की दृष्टि, वर्तमान संदर्भ। रूपेश पांडे से बात कर रहे थे सुमनस्पति रेड्डी। ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ 100.2 FM మనసు నిండా